हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव सर फिजिक्स ट्यूनर से। आज एप्लीकेशन ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस के अंडर थर्ड हेडिंग कंसीडर करते हैं टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट कर सकते हैं, नए फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। ये मीनिंग है आपका टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको थोड़ा सा जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल क्यू है और ये आपका डिपेंड करती है 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर। अज्यूम कर लेते हैं वो स्मॉल पी, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर, 3 फिजिकल क्वांटिटीज जिनके ऊपर डिपेंड करती है कौन? कैपिटल क्यू फिजिकल क्वांटिटी। ओके, लेकिन अभी हमें ये नहीं आइडिया है कि ये कैपिटल क्यू इन पी क्यू आर पर किस प्रकार से डिपेंड करती है। किस प्रकार से मतलब है कि पी की पावर कितनी है, इसमें क्यू की पावर कितनी है और आर की पावर। यहाँ डायमेंशन का कोई कंसिडरेशन अभी नहीं ले रहा हूं मैं, अब पावर की बात कर रहा हूँ कि पी की पावर कितनी है, क्यू की पावर कितनी है और आर की पावर कितनी। तो लेट अस अज्यूम कि क्यू जो है वो आपका पी की पावर ए के प्रोपोर्शनल, कैपिटल क्यू प्रोपोर्शनल टू स्मॉल क्यू की पावर बी पर डिपेंडेंसी है और कैपिटल क्यू की आर पर जो डिपेंडेंसी है वो पावर सी के प्रोपोर्शनल। ओके, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन फर्स्ट, इसको मैंने कह दिया ये एक्सप्रेशन सेकंड है और ये एक्सप्रेशन थर्ड है। अब अगर आपका कैपिटल क्यू इन 3 फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू आर की पावर रेस्पेक्टिवली ए बी सी पर डिपेंड है, कंबाइन करते हैं in first, second और third equation, then capital Q will be proportional to P raised to the power A, Q raised to the power B and R raised to the power C. And then ये proportional sign हटाने के लिए एक proportionality constant लिख देते हैं, तो that is a K. Okay, P raised to the power A, Q raised to the power B and R raised to the power C. ये हो गई आपके पास में फोर्थ इक्वेशन या फोर्थ रिलेशन। तो ये आपका मेन इक्वेशन होने जा रही है जिसमें कि आपके P फिजिकल क्वांटिटी गिवन है आपको, Q भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी है ये आपको गिवन है और R जो है ये फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और ये कैपिटल Q फिजिकल क्वांटिटी भी गिवन है। अननोन क्वांटिटी कौन है? A, B and C are the unknown. A, B, C are unknown. और ध्यान रखने वाली बात है कि these are real number. कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो ये रियल नंबर है। ये क्या है यहाँ? ये डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, तो अब आपका मेन एम होगा ए बी सी को फाइंड आउट करना। तो अब मैं उसके स्टेप्स लिखता हूं 1 by 1। स्टेप 1 2 3 4 जो भी बनेंगे एंड देन वो स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट ए बी एंड सी। ओके, इक्वेशन फोर्थ को मैं जो हूं यहाँ एक साइड में लिख देता हूं सो दैट बार बार पेज चेंज ना करना पड़े। Q इक्वल्स टू के पी रेज टू द पावर ए, Q रेज टू द पावर बी एंड R रेज टू द पावर सी। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमको यहाँ फाइंड आउट करना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। अब आप क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट क्या होगा? राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल क्यू पी स्मॉल क्यू एंड आर। तो स्टेप फर्स्ट होगा राइट डाउन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैपिटल क्यू पी स्मॉल क्यू एंड आर ऑन बोथ साइड। तो फर्स्ट स्टेप तो ये करें एंड देन स्टेप सेकंड क्या करेंगे आप? अब जो भी डायमेंशंस आप लिखेंगे ये सब एम एल और टी के फॉर्मेट में होंगे। कंपेयर पावर्स ऑफ एम एल T on both sides of equal sign to get 3 equation in A, B and C. Now step 3, solve all 3 equations to get A, B, C. Step 4, हाँ ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या स्टेप 1 2 3 4 इस तरीके से लिख रहा हूँ। जब मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करूंगा तब ये क्लियर होता चला जाएगा। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 4। तो इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू फीड करनी होगी एंड वी विल गेट रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू पी स्मॉल क्यू एंड आर। ये आपके पास 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
एंड देन वो एबीसी की वैल्यू आपकी इसी फॉर्मूले में, रिलेशन में, इक्वेशन में फोर्थ नंबर की वापस आकर फीड होगी। Now consider this question so that we can understand the procedure how to relate various physical quantities with the help of a dimensional analysis. Velocity v of a water waves depends upon the wavelength, density of a water rho, and the acceleration due to gravity g. Okay, deduce by the method of a dimensional analysis the relationship between these quantities. तो ध्यान देने वाली बात है, कौन सी क्वांटिटी को आपको रिलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ अ वाटर। तो मेन वेलोसिटी ऑफ अ वाटर है, जो कि डिपेंड करिए किस किस पर? वेवलेंथ पर, डेंसिटी ऑफ अ वाटर पर, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अभी आपको ये तीन क्वांटिटीज गिवन है, जो कि जिन पर की वी वेलोसिटी ऑफ अ वेव डिपेंडेंट है, बट इनमें ये नहीं गिवन है कि आपका कि किसकी पावर कितनी है, वो आप अज्यूम करेंगे। तो लेट वेलोसिटी जो है वाटर की, वो वेवलेंथ की पावर ए के प्रोपोर्शनल है, रो की प्रोपोर्शनल बी है, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी के प्रोपोर्शन है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, या रिलेशन कह सकते हैं आप। इनको कंबाइन कीजिए तो इट मीन्स वी प्रोपोर्शनल टू lambda raised to the power a, rho raised to the power b, and g raised to the power c, or we can write a times lambda raised to the power a, rho raised to the power b, g raised to the power c, जहाँ ये के डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो ये इक्वेशन हो गई आपके पास फोर्थ। अब हमारे जो स्टेप है 1 2 3 4 वो स्टार्ट होते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना था कि दोनों साइड की डायमेंशन, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज को आप जानते हैं, वेव लेंथ, डेंसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेलोसिटी, तो दोनों साइड की डायमेंशन राइट डाउन करिए। तो स्टेप फर्स्ट, तो राइट डाउन द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो वेलोसिटी की डायमेंशन है एल में 1, टाइम में -1, इक्वल्स टू के डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसे तो हमने रिमूव कर दिया। वेव लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, मीटर इट मीन्स लेंथ टाइप की क्वांटिटी कोई मेजर कर रहे हैं आप, ठीक। तो इसकी डायमेंशन ए हो गई, लेंथ में डायमेंशन ए। देन डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन होती है मास में 1 और लेंथ में -3, एंड देन इसकी भी पावर है p, एंड देन डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी l में 1, टाइम में -2, एंड देन इसकी पावर है यहाँ c, ये c अप्लाई करा। ओके, तो अब ये LT-1 इक्वल्स टू, कलेक्ट कीजिए, m की पावर केवल यहाँ है 1, एंड देन मल्टीप्लीकेशन में b, तो ये b हो गई। मीन्स MLOT की पावर्स आपको कलेक्ट करनी है और वो सब गैदर करके एक लोकेशन पर लिखनी है। तो l की पावर a यहाँ से मिलेगी आपको, a -3b, एंड देन l रेज टू द पावर c यहाँ से मिलेगी, तो इट मीन्स +c, एंड देन टाइम में ओनली यहाँ है टाइम माइनस का 2c। अब ये हो गई आपके पास में फिफ्थ इक्वेशन। अब आपको यहां से कैलकुलेट करनी है नॉन क्वांटिटीज b, a एंड c की वैल्यू। अब लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आप जो है मास, लेंथ और टाइम की जो ये पावर्स हैं, इनको आप कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट कीजिए सो दैट आपको कोई वैल्यू डायरेक्ट अवेलेबल हो, ठीक। जैसे कि मास की पावर यहाँ b है जबकि यहाँ नहीं है। ओके, तो मैं लिख सकता हूं, कोई नहीं है, 0 की मास की पावर 0, m की पावर 0 मैं यहाँ लिख सकता हूँ। सो दैट बिकॉज किसी की पावर 0 तो इक्वल टू 1 होती है। अब आप कंपेयर कर लीजिए, m की कंपैरिजन करेंगे आप बोथ साइड, तो b की वैल्यू आ गई 0। अब आप देखिए कि कहां से इजीली अदर क्वांटिटी, एक अननोन आपको अवेलेबल हो गया डायरेक्टली। अब यहाँ कंपेयर करना है, इस तरीके से करिए कि सो दैट डायरेक्ट वैल्यूज आ सकें। अब टाइम की कंपैरिजन कर रहे हैं आप, टाइम की पावर की कंपैरिजन कर रहे, तो माइनस का 2c विल बी इक्वल टू -1, तो -2c इक्वल टू -1, तो इससे आपके पास अवेलेबल हुआ c इक्वल टू हाफ। अब आप कंपेयर करें
L की पावर्स ऑन द बोथ साइड। B और C आपके पास अवेलेबल है तो इट मीन्स A की वैल्यू इजीली आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ फीड कीजिए आप वैल्यू ऑफ B जो कि 0 है और वैल्यू ऑफ C जो कि हाफ है इन दिस रिलेशन, सो दैट वैल्यू ऑफ A की कैलकुलेशन हो सके। C है हाफ इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू अवेलेबल हुई प्लस हाफ। ओके, अब A, B एंड C की वैल्यू आपको कहाँ फीड करनी है? जो इक्वेशन नंबर 4 आपने कहीं बनाई थी, ये रही, ये इक्वेशन नंबर 4। इसमें आपको ये वैल्यू फीड करनी हो, वैल्यूज ऑफ A, B, C इन 4। ओके, तो फीड कीजिए। तो V इक्वल टू K टाइम्स लैम्डा रेज टू द पावर A है हाफ, रो रेज टू द पावर B मीन्स रो, और B की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 0, एंड देन G रेज टू द पावर है C, और C की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी प्लस हाफ। ये जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो देन दिस विल कम्स आउट K टाइम्स लैम्डा C। ओके, और यही आपको यहाँ आंसर भी गिवन किया। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्यूमिंग दैट द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, रेडियस R of the planet and also its density rho. Derive formula for escape velocity from dimensional consideration. अब ये escape velocity क्या है? अगर मान लीजिए कि कोई भी एक प्लेनेट है, वो उस प्लेनेट से आपने एक स्टोन को इतनी वेलोसिटी से थ्रो किया सो दैट वह वापस लौट करके उस प्लेनेट पर ना आए, इट मीन्स वो फ्री हो जाए उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स से। बात क्लियर है? So then that velocity will be called as the escape velocity for that planet. तो उसी पे बेस ये क्वेश्चन आपको गिवन किया हुआ है कि वेलोसिटी, ये आपका एस्केप वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिपेंड कर रही है किस किस पर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G पर, प्लेनेट की रेडियस R पर और प्लेनेट की डेंसिटी रो पर। अब आप इनकी पावर्स नहीं जानते कि इन पर जो है किस पावर के अकॉर्डिंग जो है ये वेलोसिटी एस्केप डिपेंडेंसी में है। देन अज्यूम कर लिया आपने कि v इज प्रोपोर्शनल टू G रेज टू द पावर A, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू द पावर B, एंड वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रेज टू द पावर C। अब ये तीन रिलेशन, तीनों को मैंने कंबाइन किया सो दैट velocity will be directly proportional to G raised to the power A, R raised to the power B, and the density rho raised to the power C। और ये मेरे पास है फोर्थ इक्वेशन। अगर आप इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहें तो ये फोर्थ रिलेशन है, अदरवाइज आप फर्स्ट कहना चाहें तो इसी को फर्स्ट भी कह सकते हैं। अब हमारा मेन एम होगा ये अननोन क्वांटिटी A, B और C को फाइंड आउट करने का। तो क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट में डायमेंशन आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है बोथ साइड आप लिख देंगे। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, डायमेंशन लिखिए। वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1, हाँ ये अंडरस्टूड है, ये L रेज टू द पावर 1 है डायमेंशन वेलोसिटी की लेंथ में। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन है अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G का फॉर्मूला बनेगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स है ये, तो फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2 लिखेंगे। ये रेडियस, इट मीन्स लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, L स्क्वायर लिखेंगे, एंड देन m1 m2 इट मीन्स m स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो m रेज टू द पावर माइनस 1 आएगा। देखिए m रेज टू द पावर माइनस 1, L रेज टू द पावर 3 कंबाइन कीजिए से, एंड देन T रेज टू द पावर माइनस 2। तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस, M में माइनस 1, L में 3 और टाइम में माइनस 2। ओके, अब इसकी पावर कितनी है? A है, तो वो ये पावर आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। देन सेकंड टर्म है रेडियस। रेडियस तो लेंथ टाइप की क्वांटिटी है, तो उसकी तो सिंपल डायमेंशन L बनेगी, L में 1, और देन उसकी पावर है B, तो ये ओके। देन डेंसिटी की जो बनेगी डायमेंशन M में 1 और L में माइनस 3, ml माइनस 3, एंड देन इसकी पावर है C, ये हो गई C। अब आप M, L और T की डायमेंशंस को एक लोकेशन पर कलेक्ट कीजिए ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में तो कलेक्टेड है ही है, आप लिख सकते हैं M रेज टू द पावर 0, L रेज टू द पावर 1 और T रेज टू द पावर माइनस 1,
m में 0 का मतलब 1 ही होगा। ओके, तो m -1 है, a से मल्टीप्लाई m की पावर -a, और मास यहाँ भी है तो मास की पावर यहाँ है 1 एंड देन c से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा प्लस का c। मास की कलेक्ट हो गई पावर्स, अब लेंथ की कलेक्ट कर ले। पावर अब कितनी है l में 3a, यहाँ से मिलेगी b और यहाँ -3c। देन फाइनल टाइम में बचा, टाइम यहाँ तो है ही नहीं, ओनली यहाँ है तो माइनस का 2a। तो ये अब आपने जो है डायमेंशंस, ये जो पावर्स हैं ये आपने कलेक्ट कर ली m, l और t की। अब आप कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आप उस क्वांटिटी को बोथ साइड से कंपेयर करें सो दैट a, b और c में से कोई वैल्यू डायरेक्टली एक नंबर फॉर्मेट में रियल नंबर में आ जाए। तो अगर हम टाइम की पावर कंपेयर करें तो ये ओनली यहाँ सिंगल माइनस का 2a और यहाँ माइनस का 1, तो इट मीन्स a की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिलेगी। तो बेस्ट है मेरे लिए टाइम की पावर्स को सबसे पहले कंपेयर कर लूं। तो माइनस का 2a विल बी, यहाँ है -1, तो इससे a की वैल्यू तो मुझको डायरेक्ट मिल गई हाफ। अब मैं इस तरीके से नेक्स्ट कंपेयर करूंगा सो दैट कि जिसमें a की वैल्यू पता हो और अदर जो है b और c हो, ओनली सो दैट वो वैल्यू करेक्ट एकदम से आ जाए। तो देन मास की पावर्स कंपेयर कर लीजिए, m की पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ है a और c, a अवेलेबल है और c आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, इस साइड 0 है ये, तो ठीक है। -a प्लस c विल बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू है हाफ हो जाएगा, a की वैल्यू हाफ -हाफ प्लस c इक्वल टू 0, तो इट मीन c की वैल्यू आ गई हमारे पास +हाफ। अब आप फाइनली इसको जो है कंपेयर करें ऑन बोथ साइड l की पावर्स को। अब a भी पता है, c भी पता है, तो इट मीन्स अब b भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये है 1l में और यहाँ l की पावर्स है ये नंबर 3a प्लस b माइनस का 3c। ओके, a की वैल्यू भी हाफ है और c की वैल्यू भी हाफ है, दोनों पॉजिटिव है, बट यहाँ 3a और 3c आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सब्ट्रैक्शन में इक्वल्स टू b की वैल्यू आ गई आपका सॉल्व करने के बाद 1। ओके, फीड कीजिए abc की वैल्यू आप किस में, वही इक्वेशन नंबर 4 में फीड करेंगे तो v इक्वल्स टू, आप इसे प्रपोर्शन को हटा दें तो ये k लिख सकते हैं, वरना तो है प्रपोर्शनलिटी में रहेगा k g⁻⁴ a की वैल्यू है हाफ, r की वैल्यू b की वैल्यू है 1 एंड रो की पावर है c की वैल्यू है हाफ। तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी आई k r c टाइम्स रो, ये एक्सप्रेशन है एस्केप वेलोसिटी। बात क्लियर हो गई। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, इफ वॉल्यूम इज रिटन एज v इक्वल्स टू k e⁻x, c⁻y, h⁻z. Here k is a dimensionless constant and g, c, h are gravitational constant. g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा इसने, c स्पीड ऑफ ए लाइट है एंड h प्लैंक कांस्टेंट। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x अपॉन z। x अपॉन z इट मींस g की पावर और h की पावर का रेशो। बात क्लियर है। ओके, तो अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशन तो जो है हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कैलकुलेट आउट की थी, मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, m-1 l³ एंड t-, तो ये थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस। नाउ प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस और देखते हैं क्या बनती हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है E = h न्यू है फ्रीक्वेंसी, h प्लैंक कांस्टेंट है और E एनर्जी की डायमेंशंस होगी ml² t-2, h की डायमेंशन अननोन और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस होती हैं t में -1। तो देन डायमेंशन ऑफ h विल बी ml² और t-1, क्योंकि ये -1 जब डिनोमिनेटर से ऊपर ट्रांसफर होगी तो ये -2 + 1 = हो जाएगा -1। बात क्लियर है। तो h की डायमेंशंस आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आ गई, स्पीड ऑफ ए लाइट की डायमेंशंस तो LT-1 है। इस बार हमें एक्सप्रेशन जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वो नंबर 4 जो लिखते थे वो आपको डायरेक्टली गिवन है। v = k g⁻x c⁻y h⁻z। राइट डाउन करिए दोनों साइड की डायमेंशंस। दिस इज अ वॉल्यूम,
वॉल्यूम की डायमेंशन है एल क्यूब, के डायमेंशन लेस कह ही चुका है, m रेज टू द पावर -1, g की डायमेंशन एल क्यूब एंड t रेज टू द पावर -2 एंड देन पावर x, c रेज टू द पावर y, c की डायमेंशन LT-1 पावर हो गई y एंड देन h की डायमेंशन अभी आपने कैलकुलेट की है ये m l स्क्वायर T-1 एंड देन पावर हो गई z। क्लियर? ओके, तो अब आप m l और t की डायमेंशंस को एक ही लोकेशन पर कलेक्ट कीजिए। इधर साइड m रेज टू द पावर 0 l क्यूब एंड t रेज टू द पावर 0 इक्वल टू m माइनस x, यहाँ m है ही नहीं, ओके, दिस विल बी प्लस z। बस आगे करने की जरूरत नहीं बची। अब क्यों नहीं बची? क्योंकि माइनस x प्लस z ये पहले ही टर्म में आ गया और इस साइड है मेरे पास में 0, तो बस x और z का रेशो मेरे साथ यही आ जाएगा। आगे कैलकुलेट करने से टाइम वेस्टिंग है। तो देन कंपेयर द पावर ऑफ m ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है, माइनस एक्स प्लस जेड, एक्स इक्वल टू जेड, इट मीन्स एक्स अपॉन जेड विल बी 1। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूमिंग दैट द फ्रीक्वेंसी n of a vibrating string may depend upon first applied load f, second length L of the string and a mass per unit length m, प्रूव दैट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है प्रोपोर्शनलिटी में इस पर डिपेंडेंट होगा, ये आपको प्रूव करना है। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट एल लोड, तो f रेज टू द पावर a पहला रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की पावर b एंड थर्ड एक्सप्रेशन इज n इज प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ रेज टू द पावर c। यहाँ इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, वो अभी थोड़ा आगे चल करके मैं बताऊंगा क्या है इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कंबाइंड ऑल दीज थ्री, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b and m raised to the power c. This is the fourth expression. Now write down the dimension of each physical quantity on both side and frequency की dimension होती है t raised to the power -1। ये जब proportional है to force की dimension होगी mlt -2 raised to the power a, length की dimension l raised to the power b and then this m। नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचेगा कि मास है तो इसको कैपिटल m रेज टू द पावर c लिख दिया जाए सिंपली, लेकिन नहीं, एक्चुअली में ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। इट मीन्स दिस इज अ मास पर यूनिट लेंथ, तो दिस डायमेंशन इज m अपॉन l रेज टू द पावर c है, ये मास पर यूनिट लेंथ है ये, तो डायमेंशन बनेगी m बाई l एंड देन पावर c। बात क्लियर है? यही इस क्वेश्चन की बस एक स्पेशलिटी थी, बाकी तो ये एज यूजुअल है जैसे और सब क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। t रेज टू द पावर -1 प्रोपोर्शनल टू m की पावर्स को आप कलेक्ट कीजिए, m रेज टू द पावर a यहाँ से मिलेगी और c यहाँ से, a प्लस c, l रेज टू द पावर a b और ये माइनस का c, l रेज टू द पावर a प्लस b एंड दिस विल बी -1 होगा ऊपर जाकर एंड देन c से मल्टीप्लाई होगा तो -c। नेक्स्ट t रेज टू द पावर, t आपका ओनली इसमें है, यहाँ पर है इस लोकेशन पर, तो माइनस का 2। अगेन अब आपको m l और t की पावर्स कंपेयर करनी है ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आप इसको जो है थोड़ा सा करेक्ट कर लें, m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0 और ऐड कर दें एंड इस वे में लिख लें से। अब आप इस वे में कंपेयर करें सो दैट 1 बाई 1 डायरेक्टली वैल्यूज अवेलेबल होती चली जाए, जैसे कि t की पावर माइनस का 2a इक्वल टू -1, तो आपको एकदम से a की वैल्यू अवेलेबल होगी, तो माइनस का 2a विल बी -1, तो a विल बी हाफ। अब आप इस तरीके से कंपैरिजन कीजिए कि एक अनदर जो है अननोन क्वांटिटी की वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल हो जाए, तो वो है मास की पावर a प्लस c, a पहले ही आ चुका है, c आप कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी इधर m की पावर 0 है ही है। इट मीन्स 0 इक्वल टू a प्लस c
इट मीन्स C विल बी इक्वल टू माइनस का A, तो C विल बी माइनस का हाफ। तो C की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू भी आ गई। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज अब आपके पास नोन है और एक अननोन है। तो A प्लस बी माइनस C विल बी इक्वल टू 0। A प्लस बी माइनस C इक्वल टू 0। A की वैल्यू आपने कैलकुलेट आउट की है हाफ, C की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है माइनस हाफ, और B आपको देन अवेलेबल हो जाएगा इक्वल टू 0। इट मीन्स B comes out -1. Put this value of ABC in expression 4 and proportional to f raised to the power A and A is half. L raised to the power B and B is -1. M raised to the power C and C is equals to -half. तो n प्रोपोर्शनल टू ये स्क्वायर रूट में आपने f ऊपर लिखा और m को आपने स्क्वायर रूट में डाउन साइड लिखा। इसकी पावर प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है। एंड देन -1l की पावर, तो डिनोमिनेटर में आकर के 1/l। तो ये आपके पास हो गया प्रूफ, जो कि ये क्वेश्चन में कह रहा हूं। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, अज्यूमिंग दैट द मास कैपिटल M ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय ए फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ रिवर, डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पर, so that M varies with the sixth power of the velocity of a flow। मीन्स कुछ क्वेश्चन ये है कि एक रिवर ये फ्लो कर रही है और इसमें अगर कोई स्टोन है तो जो मैक्सिमम मास ये रिवर फ्लो करा सकती है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, वो मास इस रिवर वेलोसिटी की सिक्स्थ पावर के प्रोपोर्शन है। ये आपको यहाँ शो करना है। अगेन जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है अदर पे, वो है मास ऑफ द स्टोन कैपिटल M। M प्रोपोर्शन किसके दिया है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो इसको अज्यूम कर लिया मैं v रेज टू द पावर A है। देन सेकंड डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो रो रेज टू द पावर B अज्यूम कर लिया। सेकंड रिलेशन M प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर C आपने अज्यूम कर लिया। थर्ड रिलेशन, इन सभी को रिलेशंस को कंबाइन करें तो M प्रोपोर्शनल टू v रेज टू द पावर A, रो रेज टू द पावर B एंड G रेज टू द पावर C। दिस इज द फोर्थ रिलेशन। अब आप बोथ साइड डायमेंशंस लिखिए। मास है तो मास की तो पावर 1, ओके। L और T नहीं है तो इनकी आपने 0 लिख ली। प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन LT -1 रेज टू द पावर A, डेंसिटी रो ML -3 रेज टू द पावर B एंड देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होगा LT -2 एंड देन पावर C। अब यहाँ आप ML और T की पावर्स को कलेक्ट कीजिए राइट साइड पर। M रेज टू द पावर B, बाकी किसी भी टर्म में M नहीं है। M रेज टू द पावर B, L रेज टू द पावर A यहाँ से अवेलेबल होगा, -3B यहाँ से अवेलेबल होगा और C यहाँ से अवेलेबल होगा। तो L रेज टू द पावर A -3B एंड C। देन फाइनली टाइम, टाइम -A यहाँ से अवेलेबल होगा, यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ टाइम -2। बात क्लियर है? ओके। तो अब हमारा मेन एम है कि मास जो है वो वेलोसिटी की पावर प्रूफ करनी है। तो इट मीन्स मेरे लिए मेन अननोन है A आना चाहिए किसी भी तरीके से। ओके, यहाँ लिखिए M रेज टू द पावर 1, L रेज टू द पावर 0, T रेज टू द पावर 0। ओके, सबसे पहले तो यहाँ B की कंपैरिजन कर ले, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपका 1 के इक्वल आ रहा, बाकी और कोई है ही नहीं। ठीक, तो B इक्वल टू 1, ये एक अननोन आपका नोन में बदल गया। बात क्लियर है? अब हमारे लिए समस्या है कि अब हमें B अगर कर भी दें, इसकी कंपैरिजन करें तब भी A और C में एक इक्वेशन मिलेगी, इसकी कर लें तब भी एक A और C में इक्वेशन, तो आपको यहाँ इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो टाइम की कंपैरिजन करते हैं तो -A -2C इक्वल टू 0, -A -2C इक्वल टू 0, या आप माइनस से मल्टीप्लाई करें A + 2C इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास फिफ्थ हो गई। बात क्लियर है? देन अब L की पावर्स बोथ साइड से कंपैरिजन में करें तो A -3B
प्लस सी और लेफ्ट साइड पे एल की पावर है 0 बी की वैल्यू यहाँ हम फीड कर सकते हैं। तो ए प्लस सी बचेगा और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 3 राइट साइड पर जाकर के प्लस का 3। बात क्लियर है। अब हमको ए चाहिए तो इसका डबल कीजिए और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, डबल किया 2a प्लस 2c इक्वल टू 6। तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 माइनस इक्वेशन नंबर 5 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2c से 2c कैंसिल आउट हुआ एंड 2a में से a सब्ट्रैक्ट हुआ तो a बचेगा और यहाँ से राइट साइड पर 6 a की वैल्यू आई 6। हेंस a की पावर 6 आप यहाँ फीड करेंगे तो मास प्रोपोर्शनल टू b रेज टू दी पावर 6 और ये आपका प्रूफ हो गया। यही इसने प्रूफ करने के लिए कहा था। So that m varies with the sixth power of the velocity. Given that the period t of the oscillation of a gas bubble from explosion depends on P, D and E, where P is the static pressure, D is the density of a water and E is the total energy of the explosion. Find dimensionally the relation of a t. ओके, तो जो टाइम पीरियड t यहाँ गिवन है आपको वो डिपेंड कर रहा है 3 क्वांटिटीज पर, प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी। इट मीन्स t इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू द पावर a फर्स्ट relation, time period t is proportional to density raised to the power b second relation, and third relation is t proportional to energy e raised to the power c। ये 3 क्वांटिटी आपकी डिपेंडेंसी में यहाँ शो की गई। ओके, कंबाइंड कीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड को तो t प्रोपोर्शनल टू होगा प्रेशर रेज टू द पावर a, डेंसिटी रेज टू द पावर b एंड एनर्जी रेज टू द पावर c। ये है फोर्थ रिलेशन। ओके, अब आप बोथ साइड की डायमेंशन राइट डाउन करिए। तो टाइम की तो 1 ही है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, की डायमेंशन तो t ही रहेगी, लेकिन बाकी जिनकी नहीं पता है वो m0 L0 कर लें, t रेज टू द पावर 1 प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया को कहते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन है mlt माइनस 2 अपॉन एरिया L स्क्वायर। इट मीन्स दिस कम्स आउट ml माइनस 1 एंड t माइनस 2। ठीक है, तो ये आप यहाँ फीड कीजिए ml माइनस 1 t माइनस 2 एंड देन पावर a। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी के तो हम कई बार लिख चुके ml माइनस 3 रेज टू द पावर p एंड एनर्जी इसकी भी काफी बार लिखी जा चुकी है अब तक। डायमेंशंस ml स्क्वायर t माइनस 2 रेज टू द पावर c। ओके, तो ml और t की डायमेंशंस को कलेक्ट करो तो m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0, t रेज टू द पावर 1। राइट साइड पर कलेक्ट कीजिए m की डायमेंशंस। यहाँ से होगी a, दिस इज अ b एंड दिस इज अ c। तो a प्लस b प्लस c। ओके, नाउ l की डायमेंशंस कलेक्ट करें। यहाँ से माइनस a माइनस 3b एंड प्लस 2c। हाँ, क्वेश्चन आइडिया लगना शुरू हो गया, वो टफ है। तीनों इक्वेशन, तीनों नॉन यहाँ भी हुए, तीनों नॉन यहाँ भी है कलेक्शन में। एंड देन फाइनल टाइम माइनस का 2a एंड माइनस का 2c। तो यहाँ भी 2 नॉन आ गए। इट मीन्स यहाँ डायरेक्टली कोई नंबर अवेलेबल नहीं होगा हमें। ठीक है, तो पहले यही छोटा है पावर में, इसी को कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड। तो माइनस 2a माइनस 2c विल बी इक्वल टू 1। तो कंपेयर करी पहले टाइम की पावर्स को। माइनस 2a माइनस का 2c राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर 1। दिस कम्स आउट a प्लस c इक्वल टू माइनस हाफ। ये इक्वेशन हो गई 5। बात क्लियर? नेक्स्ट, अब a प्लस c है तो बेस्ट मेरे लिए होगा यहाँ से कनेक्शन जोड़ू। a प्लस c की वैल्यू ये डायरेक्ट रखी जाएगी तो b की इजीली आ जाएगी। इसको करोगे तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाए। बात क्लियर है? ओके, तो a प्लस b प्लस c m की पावर्स दोनों साइड से हम कंपेयर करते हैं इक्वल टू 0। a प्लस c की वैल्यू है, दोनों का एडिशन है माइनस हाफ प्लस b इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास b की वैल्यू डायरेक्टली आ गई हाफ।
बात क्लियर है। अब हम करते हैं पावर ऑफ एल इनकी कंपैरिजन। तो दिस इज अ -a -3b प्लस का 2c, एल की पावर राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर है 0। ओके, तो b की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। तो -a प्लस का 2c विल कम्स आउट, रखेंगे राइट साइड पर 3b इट मीन्स 3/2। बात क्लियर है। तो दिस इज अ सिक्स्थ इक्वेशन। अब आप अगर ऐड करते हैं सिक्स्थ और फिफ्थ को तो ये कैंसिल, सी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फिफ्थ प्लस इक्वेशन सिक्स्थ ऐड कीजिए तो 2c एंड 1c ये है 3c विल बी इक्वल टू, यहाँ है हाफ और यहाँ है 3/2, इट मीन्स दिस कम्स आउट 1। c विल बी 1/, c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो अब रह गई a की वैल्यू कैलकुलेट आउट करनी है, तो ये आप फिफ्थ इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a प्लस सी ये गिवन है -12, c की वैल्यू आपके पास है 1/3 माइनस हाफ, a की वैल्यू आ गई -1/3 -1/2, 6 एलसीएम 2 एंड 3 माइनस का 5/6। तो a b एंड c की वैल्यूज अब आपको फीड करनी है किस में, इस रिलेशन फोर्थ में। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ फीड करने की कोशिश करता हूँ इस स्पेस में। तो t विल बी प्रोपोर्शनल टू p की पावर a की वैल्यू है -5/6 एंड देन d की पावर b, और b हमारे पास आया था हाफ, एंड देन मल्टीप्लाई में e की पावर c, और c की वैल्यू है 1/3। अब आप करें तो ये आपको क्लियर दिखा है, d की पावर हाफ, e की पावर 1/3 और p डिनोमिनेटर में ट्रेवल करेगा क्योंकि ये माइनस की 5/6 है पावर। ओके, तो ये आपका प्रूफ हुआ। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के क्या लिमिटेशन है, मींस उसके बियॉन्ड जा करके आप किसी एक फॉर्मूले को विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस नहीं क्रिएट कर सकते। तो वही इसमें जो है 1 by 1 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इट सप्लाइज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, they have to be determined either by experiment or by the mathematical investigation। Means कि अगर किसी फॉर्मूले के अंडर कोई एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट आता है तो विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस इस प्रकार के फॉर्मूले को हम क्रिएट नहीं कर सकते। मीन्स इस प्रकार के फॉर्मूले में जो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट को हम जनरेट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम गिवन किया जाता है t = 2π √L/G। तो विद हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस आप t = k टाइम्स √L/G को तो प्रूफ कर सकते हैं, या इनके बीच तो रिलेशन आप जनरेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस आप इस कांस्टेंट 2π को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं जनरेट कर सकते। ऐसे ही किसी मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो गिवन किया जाता है k = ½ mv² के द्वारा। बट अगर इस एक्सप्रेशन को आप विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस जनरेट करना चाहते हैं तो आप केवल इतना हिस्सा ही जनरेट कर पाएंगे। k = एक कांस्टेंट, यहाँ इस बार c ले लेता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट जो है k यहाँ जो हमने यूज किया था वो काइनेटिक एनर्जी में यूज हो गया। mv² मीन्स जो ये हाफ नंबर है यह विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस आप जनरेट नहीं कर सकते। तो यही जो है एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, कि आप एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट को इस मेथड के थ्रू जनरेट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से v² = 2as होता है। अगर इनिशियल स्पीड ऑफ ए पार्टिकल 0 हो तो देन v² = 2as। लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस अगर क्रिएट कर सकते हैं तो दैट विल बी v² = as। ये नंबर 2 आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसके प्लेस पर हाँ आप एक कांस्टेंट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यूज हो सकता है, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। बट 2 जो है k की वैल्यू होगी ये आप यहाँ से पता नहीं कर सकते। तो डायमेंशनल एनालिसिस की यही एक लिमिटेशन है। ओके, अब सेकंड लिमिटेशन,
This method is applicable only in the case of a power function. Power function means कि टाइम आपका यहाँ L रेज टू द पावर हाफ G रेज टू द पावर हाफ के प्रपोर्शन में है। बट अगर किसी फॉर्मूले में आपके टिग्नोमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल या लॉग फंक्शंस आपके जो है एंटर करते हो तो दैट वो टिग्नोमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप उस फॉर्मूले का विद द हेल्प ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस जनरेट नहीं कर सकते। जैसे कि कॉनिकल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का वो होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन G। तो यहाँ आप इतना तो प्रूफ कर सकते हैं कि t इक्वल्स टू k टाइम्स रूट L ओवर G। तो ना तो आप ये 2 पाई जनरेट कर सकते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट और ना ही ये टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है इसमें एक ड्रॉबैक है या कहीं लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, कि जिसमें आपका कोस फंक्शन या कहीं टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर किसी एक फार्मूले के पार्ट हैं तो वो क्रिएट नहीं किए जा सकते। थर्ड लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट दिस फेल्स टू ड्राइव डायरेक्टली ए रिलेशन व्हिच कंटेन्स टू और मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ अ लाइक नेचर। मींस अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम कर लेते हैं Q, इन्हीं दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, मान लीजिए कि P एंड Q पर, या मोर देन भी हो सकती हैं, टू तो है ही एटलीस्ट, जिनकी डायमेंशन सेम है या लाइक टाइप की ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन नॉट जनरेट ए रिलेशन बिटवीन दिस Q और दिस P एंड Q। ओके, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तब बेटर क्लियर होगा कि बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन है जो अभी जस्ट 11th क्लास में आए हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो मैं पॉसिबली एक न्यू जो है थ्योरम है या इक्वेशन है, पर जो स्टूडेंट्स 11th क्लियर कर चुके हैं उनके लिए ये कोई न्यू इक्वेशन नहीं है। ये क्या है कि मान लीजिए कि किसी एक ट्यूब से वाटर फ्लो कर रहा है जिसका कि जो है एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। यहाँ एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन कोई हमने मान लिया A1 है और यहाँ जो है एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन कोई A2 है, ये यहाँ लिखे हुए भी हैं। ओके, और A2 जो है वो A1 से लेसर है और यहाँ से इसमें से जो है हॉरिजॉन्टल ये प्लेन पर रखा हुआ पाइप है। तो जब यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है तो इस लोकेशन पर वेलोसिटी V1 है और इस लोकेशन पर वेलोसिटी हो गई इसकी V2। बात क्लियर है? तो इस लोकेशन पर प्रेशर हमने अज्यूम किया P1 है और इस लोकेशन पर प्रेशर है P2, लिक्विड का प्रेशर, अगर वाटर है तो वाटर प्रेशर। तो देन ये प्रेशर का जो डिफरेंस है इन दो पोजीशंस पर, इस लोकेशन पर और ये इस लोकेशन पर, तो ये प्रेशर डिफरेंस जो आता है यहाँ पर, ये आता है पर यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी, किस पर V2 लिखा है, इट्स मींस यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी एट दिस लोकेशन माइनस पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस लोकेशन। तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर यूनिट वॉल्यूम के जो डिफरेंस है उसी के इक्वल जो है ये प्रेशर डिफरेंस है। तो इसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके इस वे में लिखा कि डेल्टा P इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन और V2 स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशनली तो ये टर्म और ये टर्म सेम ही है तो इनका डिफरेंस भी मैंने उसी नेचर का लिख दिया है। तो डेल्टा P इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। ओके, अब हमने अपनी तरफ से जो है ये दो टर्म सेलेक्ट करे, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी। फिजिकल क्वांटिटीज है लेकिन इनकी क्या स्पेशलिटी है, इनकी स्पेशलिटी है कि दोनों की डायमेंशन सेम है। प्रेशर की भी फोर्स अपॉन एरिया लिखे तब भी यही आएगी, आप कैलकुलेट करके देखिए। और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी U अपॉन V, एनर्जी ml स्क्वायर T-2 लिखेंगे आप, और देन वॉल्यूम L³ से डिवाइड करेंगे तो भी डायमेंशन ये सेम ही आती है। ओके, तो अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने प्रेशर इंटू एनर्जी डेंसिटी की मल्टीप्लाई की, इनकी डायमेंशन की मल्टीप्लाई हुई तो इट मींस दिस विल बिकम m स्क्वायर L-2 T-4। हाँ, आप समझ सकते हैं पता नहीं क्या खिचड़ी सी पक रही है, लेकिन मैं एक्चुअल में इस टर्म तक ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ तक कि ये टर्म और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली में सेम है, तो यही मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, m स्क्वायर L-2 T-4, हमने क्या किया, L की पावर 6 नीचे लिख ली और L की पावर 4 ऊपर कर ली। ये अल्टीमेट वही है, अगर इन दोनों को आप कंबाइन करके देखें तो ये आपका L-2 ही है और T-4 एज यूजुअल
एम स्क्वायर भी अपनी लोकेशन पर, बट ये एम स्क्वायर अपॉन एल की पावर 6 क्या हो गया, एम अपॉन एल क्यूब रेज टू द पावर 2 लिख लिया इसको हमने। एंड देन ये एल की पावर 4 टी माइनस 4 को क्या लिखा जा सकता है, एल टी माइनस 1 रेज टू द पावर 4। ओके, तो देन एम अपॉन एल क्यूब, इट मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, ये तो डेंसिटी हो गई, एंड देन उसका स्क्वायर हुआ। ऐसे ही ये वेलोसिटी है, एल टी माइनस 1 वेलोसिटी की या स्पीड की डायमेंशंस होती हैं, तो ये भी रेज टू द पावर 4। इसको कंबाइंड किया तो हमने इस वे में लिख सकते हैं, तो इट मीन्स अ प्रेशर इनटू एनर्जी डेंसिटी, हमारे पास रो वी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर आ गया। इट मीन्स ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, प्रेशर इनटू एनर्जी डेंसिटी, एक ही डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे आप ये, तो इसका भी स्क्वायर रूट करना होगा फाइनली, तो देन दिस विल बी रो वी स्क्वायर, और ये हो गई सिमिलर टू दिस। बात क्लियर है? तो इसीलिए इसका स्क्वायर रूट करना बस, लेकिन हम डायमेंशनली करें तो इसकी डायमेंशन का स्क्वायर, इसकी डायमेंशन ये इक्वल आएगी, रो वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? अब हम इस प्रेशर इनटू एनर्जी डेंसिटी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, सो दैट फिर हम प्रेशर जो कि आपका ये हाफ रो वी स्क्वायर के इक्वल है, एंड देन इस प्रेशर को हम यहाँ रिलेट कर पाए। फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे अपना एक। ओके, अब प्रेशर को लिखा हमने फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या बिना मतलब की खिचड़ी सी चल रही है, अटरम सटरम, लेकिन अल्टीमेट हम अपने रिजल्ट तक पहुंच ही जाएंगे। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है। फोर्स में हमने क्या किया, लेंथ से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया वो अभी थोड़ी देर बाद और क्लियर हो जाएगा। फोर्स इनटू लेंथ, ये तो वर्क टाइप की क्वांटिटी हो गई ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क में कन्वर्ट कर लिया। एंड एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन टाइम्स लेंथ, ये वॉल्यूम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसका डायमेंशन बनेगी एल स्क्वायर और इसकी बनेगी एल की एल, तो दिस इज वॉल्यूम एल क्यूब। ओके, ये अभी भी ऐसे के ऐसे रखा हमने, तो इट मीन्स हमारे पास क्वांटिटी जो डिफरेंट आई, वर्क टाइप की क्वांटिटी आई, एनर्जी आई और वॉल्यूम आया। अब हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर डिफरेंस है, अब हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस हमारी 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, वर्क पर, एनर्जी पर एंड देन वॉल्यूम। ओके, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी 3 अनदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, तो देन इनके बीच एक रिलेशन डायमेंशन एनालिसिस से जनरेट कीजिए। तो एज यूजुअल जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किए तो हो जाना चाहिए, बट वहीं आपका एक फॉल्ट आएगा क्या, कि हम इसे जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क की भी डायमेंशन और एनर्जी की भी डायमेंशन सेम है। इसमें 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है इंसर्ट हो गई जिनकी की डायमेंशंस सेम है। बात क्लियर? हाँ, थर्ड वॉल्यूम वो अलग है, लेकिन अब फिर भी ट्राई करता हूं और फिर जो है आपको क्लियर होगा कि दिस मेथड फेज टू ड्राइव डायरेक्टली ए रिलेशन विच कंटेन्स 2 or more than 2 क्वांटिटीज ऑफ अ लाइक नेचर, ये सेम डायमेंशन की। बात समझ में आई यहां तक? ओके, तो अब अप्लाई करते हैं हम कि प्रेशर जो है एक फिजिकल क्वांटिटी, वो वर्क, एनर्जी और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अज्यूम करें कि जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल टू है वर्क की पावर ए के। प्रेशर जो है, प्रेशर डिफरेंस लिखे हैं प्रेशर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की डायमेंशन या प्रेशर की डायमेंशन वो एक ही होंगी। ओके, एनर्जी की पावर बी एंड देन प्रेशर है तीसरा, वॉल्यूम की पावर सी। ओके, तो कंबाइंड कीजिए, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वर्क की पावर ए, एनर्जी की पावर, एनर्जी को मैं यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, एनर्जी की पावर बी एंड वॉल्यूम की पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना चाहें तो P इक्वल टू K टाइम्स वर्क की पावर A, एनर्जी की पावर B, वॉल्यूम की पावर C। ओके, राइट डाउन डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो प्रेशर की डायमेंशन है हमारे पास ml -1t-2, कहां से आई, यहां लिख देता हूं। प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन अगर आपको याद हो गई हो अब तक तो mlt-2 और एरिया की L स्क्वायर L-1 T-2 हो जाएगा, वही हमने यहाँ यूज की है। ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, इसे इग्नोर कर देंगे। वर्क की डायमेंशन है ml स्क्वायर T-2 रेज टू द पावर A। एनर्जी की अगेन ml स्क्वायर T-2 रेज टू द पावर B। वॉल्यूम की डायमेंशन है L क्यूब रेज टू द पावर C। ओके, अब कलेक्ट कीजिए राइट साइड पर m की पावर्स, l की पावर्स और t की पावर्स, तो क्या बनेगी,
m की पावर a यहाँ से मिलेगी, b ये यहाँ से मिलेगी और इस साइड तो है ही नहीं, तो a प्लस b। अब l की पावर 2a ये 2b यहाँ से 2a प्लस 2b और 3c यहाँ से मिलेंगी। बात क्लियर? देन टाइम में डायमेंशंस क्या क्या होंगी, t रेज टू द पावर माइनस 2a माइनस 2b, यहाँ तो है ही नहीं। ओके, तो ये आपका हुआ ml माइनस 1t माइनस 2। मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा अभी। अब कंपेयर कीजिए बोथ साइड्स की जो है डायमेंशंस को। यहाँ m की पावर 1 है तो यहाँ a प्लस b है। डायरेक्ट किसी की वैल्यू नहीं आ सकती बिकॉज एटलीस्ट जो है 2 अननोन हर एक पावर में है। ओके, तो a प्लस बी, ये आप m की पावर कंपेयर कर रहे हैं a प्लस बी और इस साइड है 1, तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये जनरेट हुई। अब आते हैं 2a प्लस 2b प्लस 3c, 2a l की पावर कंपेयर कर रहे हैं 2a प्लस 2b प्लस का 3c, यहाँ l की पावर है माइनस 1। बात क्लियर? ओके, अब अगर 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस b प्लस का 3c इक्वल्स टू 1। a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 1, सॉरी दिस इज अ माइनस 1। ओके, तो दिस 2:1 प्लस का 3c इक्वल्स टू माइनस 1, तो 3c इक्वल्स टू माइनस 3, तो c की वैल्यू आई माइनस 1। ओके, अब आप टाइम की पावर्स को कंपेयर कर ले तो माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2a माइनस 2b equals to minus 2, so this comes out a plus b equals to 1। बट ये इक्वेशन तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ, तो इसका मीनिंग है कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन मेरी सेम हो गई, अननोन 3 और फाइनली देखा जाए तो इक्वेशन रह गई हमारे पास घटकर 2, तो 3 अननोन हो a b एंड c, बट इक्वेशन 2 ही रह जाए क्योंकि ये इक्वेशन तो एक तरीके से है ही नहीं ना। a प्लस बी 1 ये आया थर्ड, t की पावर से कंपेयर करके और m की पावर कंपेयर करके वो भी आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 1 आया, तो अल्टीमेट आपके जो है 2 कंपैरिजन से एक इक्वेशन आई है और दूसरे कंपैरिजन से सेपरेट आई है ये, ठीक। थर्ड कंपैरिजन से सेपरेट इक्वेशन, तो अल्टीमेट 2 इक्वेशन और 3 अननोन, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2 इक्वेशन हो गई एंड 3 अननोन। और मैथमेटिक्स क्या कहती है कि आपके अगर अननोन की क्वांटिटी इक्वेशन की क्वांटिटी के इक्वल हो और वे तीनों इक्वेशन डिफरेंट हो तभी सोल्व की जा सकती है, परस्पर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 2 इक्वेशन 3 अननोन thus कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया होगा। दिस मेथड फेल्स टू ड्राइव डायरेक्टली द रिलेशन विच कंटेन्स 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज ऑफ अ लाइक नेचर या कहें हैव सेम डायमेंशंस, तो तब ये मेथड फेल हो जाता है। और यहाँ ही यही हुआ है, वर्क की भी डायमेंशन वही है और आपकी ये एनर्जी की भी डायमेंशन वही सेम है। इसी वजह से आपके पास 2 इक्वेशन ये फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सिमिलर आ गई। अननोन 3 और इक्वेशन 2 becomes unable to solve them। Okay, fourth limitation of a dimensional analysis is that it fails to derive the exact form of a physical relation if a physical quantity depends upon more than 3 other physical quantities। Means एक physical quantity Q depends more than 3 physical quantities, this method fails। तो ये मेथड फेल्स हो जाए, मीन्स Q आपका किसी एक फिजिकल क्वांटिटी P पर डिपेंडेंट है पावर A पर, Q डिपेंडेंट है Q रेज टू द पावर B पर, Q डिपेंडेंट है R रेज टू द पावर C पर, Q डिपेंड है M रेज टू द पावर D पर, तो देन ये मेथड फेल। बाय कि क्योंकि आप जब इनको कंबाइन करेंगे तो Q विल बी प्रोपोर्शनल टू P रेज टू द पावर A, Q रेज टू द पावर B, R रेज टू द पावर C एंड M रेज टू द पावर D। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ 4 अननोन है और आप जब इनकी डायमेंशन P, Q, R, M और Q की लिखेंगे तो ये लिखेंगे आप M, L और T, ओनली 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स के फॉर्मेट में, ये डायमेंशन के फॉर्मेट में। तो इट मीन्स आप कंपेयर करके कितनी इक्वेशन बना सकते हैं? 3 इक्वेशन बनाएंगे। 3 इक्वेशन विल फॉर्म, बट अननोन क्वांटिटीज कितनी है? 4। तो 3 इक्वेशंस और 4 अननोन हो तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती, या जो है आंसर्स का है तो हर एक अननोन क्वांटिटी का मोर देन 1 होगा। बात क्लियर है? तो यही वजह है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी
मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड है तो देन ये प्रोसीजर फेल हो जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का टू रिलेट द फिजिकल क्वांटिटीज। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फिफ्थ पॉइंट, if we cannot identify all the factors on which a physical quantity depends, then this method of a dimensional analysis cannot be used to derive expression for the physical quantity। means कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी Q है, ये किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, यही अगर हमें आइडिया नहीं है, इन दैट केस हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स Q आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी P पर डिपेंड करती है, Q पर डिपेंड करती है और अदर पे भी डिपेंड करती है, बट P और Q का तो हमें आइडिया, बट अदर किस किस पर डिपेंड है वो हमें आइडिया ही नहीं है। इन दैट केस हम Q, दिस P एंड Q एंड जो अदर जो अननोन है उनके बीच एक रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस नहीं यूज कर सकते, नहीं आप ड्राइव कर सकते फार्मूला, अगर आपको यही आइडिया नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। सिक्स्थ लिमिटेशन ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस इज दैट विद द हेल्प ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस आप एक फिजिकल इक्वेशन को या रिलेशन को डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है ये तो चेक कर सकते हैं, बट क्या वो मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है ये चेक करने का हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं है डायमेंशनली बेसिस पर। मींस अगर आपके पास एक इक्वेशन ये गिवन है इक्वल्स टू ut हाफ at स्क्वायर, तो आप जानते हैं ये डायमेंशनली भी करेक्ट है। मींस यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन इस टर्म की इसके इक्वल होगी और इसकी इसके भी इक्वल होगी, ठीक, लेकिन ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है ये आप जानते हैं। बट अगर यही इक्वेशन मैं मॉडिफाई करके कुछ इस वे में लिख दूं एस इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है बट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। तो यही इसका फॉल्ट है या कहें लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि आप इसकी हेल्प से एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो तो आप चेक कर सकते हैं, बट क्या वो मैथमेटिकली भी करेक्ट है या नहीं है वो चेक करने का डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। सेवेंथ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज दैट दिस मेथड यूज्ड ओनली इफ डिपेंडेंसी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन टाइप। मींस आपके पास अगर एक फिजिकल क्वांटिटी Q है, ये आपकी डिपेंडेंट है P, Q एंड R पर, तो देन अगर ये प्रोडक्ट में है तो देन आप इसकी हेल्प से फार्मूला जनरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट नेचर पर अगर है ये, ओके। बट अगर आपके पास ये फार्मूला इस तरीके का है कि उसमें जो है राइट हैंड साइड पर दो टर्म है प्लस या माइनस से कनेक्टेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, तो इस प्रकार के नेचर के फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस आप ड्राइव नहीं कर सकते। हाँ, आप इसमें से एक टर्म को ड्राइव कर सकते हैं, मींस v स्क्वायर इक्वल्स टू k टाइम्स as, ये ड्राइव हो जाएगा। ऐसे ही s इक्वल्स टू ut हाफ at स्क्वायर कंप्लीट फॉर्मूला है। बट आप अगर इसमें से ड्राइव करना चाहते हैं तो एक बार में केवल एक पार्ट जनरेट होगा, या तो ये पार्ट होगा या ये। मींस आप s इक्वल्स टू k टाइम्स ut विद द हेल्प ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस जनरेट कर सकते हैं, या s इक्वल्स टू k टाइम्स at स्क्वायर ये जनरेट कर सकते हैं आप। बट विद द हेल्प ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस एक इन ए सिंगल टाइम ये कंप्लीट फॉर्मूला जो कि आपका दो टर्म राइट हैंड साइड पर प्लस साइन से कनेक्टेड है ये जनरेट नहीं होगा। इसी वे में मान लीजिए कि आपके पास फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at इस टाइप का है, तो आप इसमें से जो है v इक्वल्स टू k टाइम्स at ये फॉर्मूला तो आप प्रूफ कर सकते हैं, बट ये दोनों टर्म एक साथ आप जनरेट नहीं कर सकते। तो यही इसमें कहा गया है कि दिस मेथड यूज ओनली इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन टाइप। मींस ये मल्टीप्लिकेशन में है टर्म, ये आपने v प्रोपोर्शनल टू at मल्टीप्लिकेशन है तो जनरेट कर लिया। इसी वे में s इक्वल्स टू k at स्क्वायर, तो ये आपके यहाँ पर at स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में जनरेट हो गया टर्म। इस वे में आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू as, ये दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू k as ये जनरेट हो गया।
बट ये जनरेट नहीं होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये टर्म आप कंप्लीटली एक बार में जनरेट नहीं कर सकते जो ये लिखा हुआ है। Eighth limitation of a dimensional analysis is it cannot inform that whether a quantity, जो physical quantity आपने generate की है वो वेक्टर है नेचर वाइज और है स्केलर। मीन्स आपने जो है प्रोड्यूस कर दिया टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट L ओवर G, तो ये 2 पाई तो नहीं आएगा, इसकी जगह पर K आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, ये इस विषय में डायमेंशनल एनालिसिस कोई इंडिकेशन प्रोवाइड नहीं करती। आपने प्रूफ किया बी स्क्वायर इक्वल टू 2as, 2 ना होकर के ये K में आप प्रूफ करेंगे KAS, देन यहाँ आपको कोई इंडिकेशन डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलता कि जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है इन द नेचर और ये स्केलर है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है डायमेंशनल एनालिसिस का। नाउ नाइन्थ लिमिटेशन ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस इज इफ डायमेंशंस आर गिवन अ फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। मींस आपको डायमेंशनल एनालिसिस है, इसमें एक डायमेंशन मैंने मान लो आपको प्रोवाइड कर दी, फॉर एग्जाम्पल ml स्क्वायर t-2। अब आपसे ये कहा जाए, रिवर्स कर रहे हैं प्रोसेस को, कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है, तो देन ये डायमेंशंस जो हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी की भी हैं, पोटेंशियल एनर्जी की भी हैं, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी यही बनेगी, केमिकल एनर्जी की भी यही बनेगी, यही डायमेंशन टॉर्क की है। तो देन प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर डायमेंशंस प्रोवाइड की गई हैं तो देन ये बता पाना कि इसके अगेंस्ट की जो है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है एग्जैक्टली, ये इम्पॉसिबल है बताना। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डायमेंशन L दे दी, अब आपसे पूछने लगे कि ये डायमेंशन किसकी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये किसी लेंथ टाइप की डायमेंशन है, ये तो कंफर्म है, बट ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है किसी सर्कल की या रेडियस है किसी स्फीयर की, बात क्लियर है, हाइट है या डेप्थ है, ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं कि कोई लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, बट डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है, हाइट है, डेप्थ है, ये इस विषय में बता पाना पॉसिबल नहीं है। ये वेक्टर है या स्केलर है वो भी हमारे लिए बता पाना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया ना हो। तो यही इसमें 9th में लिखा है लिमिटेशन में कि इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। Advantages of a dimensional analysis. The first advantage of a dimensional analysis is dimensional equations used to validate the correctness of the physical equation. मीन्स अगर कोई एक इक्वेशन आपको गिवन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये गिवन है F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन गिवन है, तो अगर इसकी डायमेंशन बोथ साइड सेम आ जाती है, इस टर्म की भी और इस टर्म की भी, देन आप क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है करेक्ट है या वैलिड है। ओके, डायमेंशनल बेसिस पे, न्यूमेरिकल बेसिस पे, मैथमेटिकल बेसिस पे करेक्ट है या नहीं है वो एक अलग बात है, बट डायमेंशन बेसिस पर ये करेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं s इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। अगर डायमेंशन दोनों साइड की इक्वल आ जाती है तो ये आपकी इक्वेशन या रिलेशन डायमेंशन बेसिस पर वैलिड है। हाफ लिखें या ना लिखें, क्योंकि हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो s इक्वल टू GT स्क्वायर वो भी आपका डायमेंशनली दोनों साइड पे इक्वल होगी, तो देन ये वैलिड इक्वेशन होगी। सेकंड एडवांटेज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस इज डायमेंशनल इक्वेशन यूज्ड टू ड्राइव द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप जनरेट करने के लिए जो है आपका प्रोसेस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो ये इक्वेशंस के बीच में जो रिलेशनशिप हमने विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस पर कुछ क्वेश्चंस अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट किए हैं, तो ये उसी को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। सेकंड एडवांटेज ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस इज दिस। थर्ड एडवांटेज ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस इज टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ ए यूनिट टू द अनदर।
तो ये भी आप क्वेश्चंस कर चुके हैं कि एक सिस्टम ऑफ ए यूनिट को आप अनदर सिस्टम ऑफ ए यूनिट में कन्वर्ट करना है तो देन आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो उसके लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल्स टू ये फार्मूला आपने यूज किया ही है, m1 अपॉन m2 रेज टू द पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू द पावर b and then t1 upon t2 raised to the power c. You can convert the one system of a unit into the another. Okay. Then fourth advantage of a dimensional analysis क्या है कि with the help of this हम जो है dimensions of a physical constant को find out कर सकते हैं। Okay. Physical constants जैसे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ये कांस्टेंट ऑन द अर्थ सरफेस, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। F इक्वल्स टू mg से इसकी डायमेंशन हम g की कैलकुलेट करना चाहें तो डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ मास, तो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2 एंड देन मास की m, तो ये lt माइनस 2, तो ये है फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। ओके जी, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी फार्मूले का आप यूज करें, हमारे पास g का जो है एक और फार्मूला है g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें कैपिटल जी जो कि एक अनदर कांस्टेंट है, इसकी भी डायमेंशन का हमें आइडिया होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ जी विल बी डायमेंशन ऑफ f एंड आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स की डायमेंशन है mlt माइनस 2, दिस इज l स्क्वायर, आर स्क्वायर की डायमेंशन m1 m2 की डायमेंशन m स्क्वायर, और दिस कम्स आउट m रेज टू द पावर माइनस 1 l क्यूब एंड t माइनस 2। मास की तो कैपिटल M होगी ही एंड देन r स्क्वायर, इट मीन्स l स्क्वायर। ओके, ये डायमेंशन m की प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, कैंसिल आउट हुई, यहाँ l में प्लस 3 है, यहाँ l में आपका 2 है प्लस में, तो ऊपर l बची एंड t माइनस 2। तो अगेन डायमेंशन ऑफ g कितनी आई, वही सेम lt माइनस 2। ओके, अभी हमारे पास एक और थर्ड तरीका है g की डायमेंशन, h इक्वल्स टू आपने ये भी किया हुआ रीडिंग हाफ gt स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ g विल बी डायमेंशन ऑफ h अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि हाफ तो जो है डायमेंशन लेस है, तो h हाइट यानी कि लेंथ टाइप क्वांटिटी l अपॉन टाइम टी स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट अगेन lt माइनस 2। तो आप किसी भी फॉर्मूले को यूज कीजिए, जो भी आपका फिजिकल कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन ईच एंड एवरी फॉर्मूले से वही आएगी। ये कांस्टेंट्स के लिए नहीं, ये आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ट्रू है। मान लीजिए कि फोर्स ही है, फोर्स की डायमेंशन F इक्वल्स टू एम ए से निकालें आप, या F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर से निकालें फोर्स की डायमेंशन, या F की वैल्यू आप G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से यहाँ डायमेंशन F की कैलकुलेट करें। तीनों ही से आपको फोर्स की डायमेंशन जो अवेलेबल होंगी वो होंगी mlt माइनस 2। तो कोई भी फिजिकल फार्मूला आप यूज कीजिए, डायमेंशन किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की हर एक फार्मूले से, हर एक इक्वेशन से सेम ही आएगी। जैसे कि यहाँ g की सभी में जो है lt माइनस 2 इससे कैलकुलेट किया, h अपॉन टी स्क्वायर से तो भी lt माइनस 2, आपने f इक्वल्स टू mg से कैलकुलेट किया, g इक्वल्स टू f बाई m तब भी lt माइनस 2, आपने g की वैल्यू gm अपॉन आर स्क्वायर से कैलकुलेट किया तब भी lt माइनस 2। तो इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा फार्मूला यूज करके डायमेंशन किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की निकाल रहे हैं, हर एक फार्मूले से फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम ही आएगी। ओके।